हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट इस वाली सीरीज में आपकी पीवाईक्यू सीरीज को देख रहे हैं। और पीवाईक्यू सीरीज में 28 के जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था और 29 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, तीनों क्लासों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है 29 के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, ये आज हम लोगों को कंप्लीट जो करना है। जो देखिएगा 3 क्लास हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं और मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी ने बेहद अच्छे तरीके से सभी का रिवीजन किया होगा। देखो, जो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए पास सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया था और अब आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। इन सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मेरी तरफ से आप सभी के लिए जो प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को बेहतर जो पढ़ा पाऊं इस क्लास में। लेकिन यदि आप लोग रिविजन नहीं करेंगे, जैसे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को पार सीरीज पढ़ाया था, यदि किसी विद्यार्थी ने पार सीरीज को नहीं देखा है तो एक चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप वो संपूर्ण पार सीरीज को यहां पे पढ़ सकता है। मैं आप सभी से ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आप लोग इन सीरीज को पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया और यदि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो भाई इन क्लासों का कोई फायदा नहीं। मैं जितना हो सकता है आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेहतर तरीके से यह होगा कि जो एक क्लास जो आगे आने वाली है तो बेहतर क्लास होगा कि पिछली क्लासों के बारे में आप बेहद अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा आज आप सभी का। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कहां से देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं ना। दिक्कत वाली बात वो यहां पर है, पर वो मुझे ये जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को यहां पर आता कितना। तो एक छोटा सा टेस्ट होगा। आप लोग ये देखिएगा कि आपको 8 प्रश्न में से यदि 8 प्रश्न में यहां पर बोर्ड पे लिखूंगा, यदि आप लोगों को सभी याद है तो बेहद अच्छे तरीके से आप सभी की शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। और यदि आप लोगों को 5 से 6 नंबर पर आप सभी रुक जाते हैं तो ये मान के चलिएगा बेटा कि आप बहुत पानी में बहुत मेहनत करने की आप लोगों को आवश्यकता है और खासकर रिविजन करने की आप सभी को आवश्यकता है। चलिएगा, एक छोटा सा मैं टेस्ट लूंगा आप सभी का। आप सभी को कुछ सवालों के जवाब मुझे देना है, ठीक है। इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग कितने रिवीजन पे यहां पर ध्यान दे रहे हैं। चलिएगा, पहला सवाल यहां पर यह है, आप लोगों को ये सवाल का जवाब देना है कि पंडित जो शिव कुमार शर्मा है, पंडित शिव कुमार जो शर्मा है, ये किस वाग्यंत्र से हैं, किस वाग्यंत्र से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। दूसरा सवाल है कि जो आर कृष्णन है, यह किस वाग्यंत्र से यहां पर जो जुड़े हुए हैं। तीसरा यहां पर यह प्रश्न है कि जो आपकी विधान परिषद बनती है, तो विधान परिषद की जो बनने की प्रक्रिया होती है, वो आप लोगों को लिखना है या आप लोगों को सोच लेना है कि यहां पर यह बनने की प्रक्रिया होती है। चौथा आप लोगों के लिए जो प्रश्न है कि जो आप लोगों का बोत्सवाना जो देश है, इसी बोत्सवाना देश में कौन सा मरुस्थल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना है। पांचवा प्रश्न है, आप लोगों से सवाल पूछेगा कोबोल क्या है, ये आप लोगों से मेरा प्रश्न है। पांचवा सवाल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है, आप लोग पहले ये देखिएगा कि इन पांचों में से सही कितने जा रहे हैं आप सभी के, ठीक है। इसके बाद से जो छठा प्रश्न मैं आप सभी के लिए लिखूंगा यहां पर कि जो बाल संरक्षण आयोग है, बाल संरक्षण जो आप लोगों का आयोग है, इसी बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हम लोगों को कब देखने को मिलती है। इस सवाल का आप सभी को यहां पर जो जवाब देना है। सातवां यहां पर प्रश्न है कि आप लोगों का मॉन्ट्रियल, कौन सा दोस्तों, आप लोगों का मॉन्ट्रियल सम्मेलन, यही मॉन्ट्रियल सम्मेलन हम लोगों को कब देखने को मिला था, कहां पर और कौन से वर्ष में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा 7 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और लिखूंगा, चेक करिएगा आप सभी को आता कितना है ये। इसके बाद में 8वां जो प्रश्न है आप सभी के लिए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था यहां पर, कि आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 279(9)(a) में क्या लिखा हुआ है, इसमें किस चीज का प्रावधान है। ये 8 प्रश्न है और इन 8 प्रश्नों को आप सभी को मुझे जवाब देना है। मैं मान के चलता हूं कि अगर यदि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ना भाई, तो 8 के जवाब को क्या इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, इनके बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग बोलना चाहिए कि हम लोग हमसे पढ़ रहे हैं,
ये ऑटो क्या, इनके सभी के बारे में आता है और बहुत ज्यादा आता होगा आप सभी को, मान के चलता हूं। देखो यार, पढ़ाई भाई जैसी करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को बेहद अच्छे तरीके से पता है कि हमारे साथ जितने व्यूअर जुड़ रहे हैं बेहद अच्छे तरीके से तैयारी आप कर लोग कर रहे होंगे। यदि किसी ने चलते हुए भी एक प्रश्न पूछ लिया, वहां पर यदि क्वेश्चन उसने पूछा और हम लोगों ने सीधा जवाब दे दिया, तो ये मान के चलिएगा हमारी तैयारी बेहतर है। ये मत सोचिएगा कि सामने वाले ने आप लोगों से सवाल पूछ लिया जीएस के बारे में और आप लोग उसको बोल रहे कि भाई 4 ऑप्शन देना पड़ेगा तभी पढ़ाओ। भाई ऐसी कोई तैयारी नहीं होती। और परीक्षा में चार सवालों के भरोसे जाओगे तो भाई जीएस की नैया पार नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है, किसी ने कोई सवाल पूछा और तुरंत उसका जवाब आया। 4 ऑप्शन पे दुनिया नहीं चलती मेरे भाई। 4 ऑप्शन में ये होता है कि पहला ये लगा दे या फिर ये टिक लगा दे। मैं फिर बता रहा हूं, 4 ऑप्शन के भरोसे दुनिया नहीं चलती मेरे भाई। सीधा केवल प्रश्न का जवाब आता है तो ठीक है, वरना और बेहतर मेहनत करने की आवश्यकता है। भाई रट लो ना, याद समझ में नहीं आ रहा तो रट लो। जीएस में क्या रटना तो यही, यहां पर समझना तो है नहीं। जो समझाने का पोर्शन है वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले बेहतर यह है कि अच्छे से इनको रट लो। ठीक है, तो 3 क्लास हम लोग ले चुके, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए इन सभी के आंसर देख लीजिएगा। जिनके 8 में से 8 सवाल सही होंगे, मान लीजिए जो चलेंगे कि उन सभी के सही है। और अपनी स्वयं की ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि टीचर हम लोगों के 8 में से 6 सही थे, 5 सही थे, 8 के 8 सही थे। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, और मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, देखो पंडित शिव कुमार जो शर्मा किस वाग्यंत्र से जुड़े हुए हैं, आप सभी जानेंगे कि यह संतूर वाग्यंत्र से जुड़े हुए। वहीं आप लोगों के भजन सेपोरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भजन सेपोरी है, और भजन सेपोरी के बाद आप लोगों के तरुण, कौन दोस्तों, तरुण आप सभी के भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य भी इसी वाग्यंत्र से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर कृष्णन किस वाग्यंत्र से, तो ये मृदनम किससे जुड़े हुए हैं, मृदनम से यहां पर जुड़े हुए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के दोनों सवाल सही होंगे। विधान परिषद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मैंने आप लोगों को हमें ये नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल में जाना है भाई, वो तो सभी को पता है। आप लोग यूनिक क्यों हो, यहां पर यूनिक ऐसा क्या पढ़ा, पहले ही बताओ ना विधान परिषद बनने की प्रक्रिया क्या है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि हमारे पास में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जो विधानसभा होगी, यदि हम लोगों को बनाना है, देखो यदि किस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है तो बनाना है या बनी हुई को समाप्त करना है, तो प्रक्रिया क्या होगी कि टोटल ये विधानसभा की सीटों का यदि उसके पास 2/3 बहुमत यदि उन लोगों को प्राप्त होते हैं, और इसके बाद में जो संसद है, हमारी संसद का 1/3 यानी साधारण बहुमत से, यानी विधानसभा का 2/3 चाहिए और विधानसभा के बाद में संसद का 1/3 चाहिए, तो आप लोगों की विधान परिषद बन जाएगी। और यदि नष्ट करना है तो यही प्रक्रिया होगी। टोटल हमारी विधानसभा का 1/3 सीटें, 1/3 से सीटें हमेशा विधान परिषद में कम रहेगी। बोत्सवाना देश में कौन सा मरुस्थल है, तो हमने बताया था आप लोगों का कालाहरी, कौन सा मरुस्थल है, कालाहरी का मरुस्थल। और कौन सी ट्राइबल्स जो पाई जाती, तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति, कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति हमें देखने को मिलेगी। कोबोल क्या है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि व्यावसायिक तौर पर पहली बार यह एक जो आप लोगों की कोडिंग भाषा का प्रयोग किया गया था। कोडिंग भाषा है ये, ठीक है। तो कोबोल एक प्रकार की कोडिंग भाषा है, जैसे लोगो हो गया आपकी, ये आप लोगों की सब कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुआ था, दिया आप लोगों ने जवाब कि बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुआ था 2007 में, चेक कर लेना, ठीक है, 2007। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पूछा है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कब हुआ था, आप सभी जानेंगे कि 1987 में, और 1987 में आप लोगों का मॉन्ट्रियल शहर, कौन सा शहर था दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल शहर था। और इसी मॉन्ट्रियल सम्मेलन में आप सभी जानेंगे कि यही जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था आप लोगों का कनाडा में हुआ था। कहां पर हुआ था, कि जो कनाडा में हुआ था, हम लोगों ने आप लोगों से पूछा था, और किस लिए हुआ था, तो आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसके बाद मैंने 8वां जो प्रश्न दिया था कि आर्टिकल 279A में क्या लिखा हुआ है, तो आप लोगों की विधान परिषद क्या लिखा हुआ, सॉरी, आप लोगों की जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी जो परिषद है, इसी का प्रावधान यहां पर दे के रखा है
ये 8 प्रश्न है, इन 8 सवालों के जवाब। अब ये चेक करिएगा कि 8 में से आपको कितने सही गए। यदि 8 में से 8 सवाल है, 8 सही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टीचर हम ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, इस शहर से देख रहे हैं, आपके द्वारा जितना पढ़ाया गया रिवीजन में 8 के 8 आपके द्वारा जो सवाल पूछे गए वो हमारे सही हैं, आप हमें शाबाशी दीजिए। आइए आप सभी को शाबाशी देता हूं, जल्दी आ जाओ, कमेंट करना ना भूले कितने। यदि 8 से एक नंबर भी कम आया तो भाई पन्ने पलटाओ, रिवीजन करने की आवश्यकता है, सीधी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने पर पहला सवाल, ये 29 की शिफ्ट को हुआ था और 29 की शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा। तो आप सभी जानेंगे कि जो नींबू का रस हमें देखने को मिलेगा, नींबू के रस में आप सभी को पता है कि आप लोगों का अम्लीय होता है। यदि आप लोगों का अम्लीय है ये, तो ये आप लोगों का 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बच्चा 2। लेकिन इसका 2 ही होता है, लगभग 2 के आसपास इसका हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल की खोज कौन ने किया था, सवाल पूछेगा तो सारेंसन ने एक वैज्ञानिक हुआ, इसी ने खोज किया था। नंबर 1 से लगाकर तो 12 तक हमें नंबर जो यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे, ये 7 पर यदि कोई है तो वो न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल हमें देखने को मिलेगा। जितना ही 7 से 1 की तरफ जाएंगे कि वो आप लोगों का उतना या आपका अम्लीय जो होता है वो जो उसकी मात्रा हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और न्यूट्रल से यदि हम लोग 12 की तरफ जाएंगे तो जो क्षारीय मात्रा है वो हमें बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीधा सवाल हम लोगों से पूछा था नींबू के पीएच मान कितना है, तो 2 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो देख के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं, ये आपकी अजंता की गुफाएं बिल्कुल है, और यूनेस्को ने अपनी साइट में स्थापना किया था। कल भी बताया था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ, 1945 में हुआ था। कौन सी डेट को दोस्तों, 16 नवंबर को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है। ठीक है, तो आपके या आपका अजंता की गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। 1983 में इनको शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, गंगवंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। और 1984 में भी इसे क्या कर लिया गया था, शामिल किया गया था। जंतर मंतर नहीं, और जंतर मंतर कहां पर दोस्तों, ये दिल्ली का जंतर मंतर यहाँ पर शामिल नहीं है। इस सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को देखने को मिला था। कल वाली क्लास में हम लोगों ने एक धोलावीरा शहर पढ़ा था जो कि गुजरात का था। कहाँ का था, जो धोलावीरा हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो धोलावीरा हमने बताया था कौन से राज्य में है, तो आपके गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। 2021 में इसको शामिल किया गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को 2017 लिखा दिया था। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, बेहद सरल प्रश्न है, ये 29 के शिफ्ट का है। ठीक है, तो ये आपके इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना 2020 का खिताब किसने जीता था, 20 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, मुंबई इंडियंस ने, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग ने। ठीक है, तो ये भी बताते जाना कौन सी टीम है आप सभी की आईपीएल में से। ठीक है, तो आप सभी जानेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई या आपके इंडियंस ने यहाँ पर खिताब जीता था। अभी हाल ही में 2024 में कौन ने जीता था, तो आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर जीता था। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने पर नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, बायोफाइटा निम्नलिखित में किस वनस्पति संबंधित है। बायोफाइटा हमें सवाल पूछा है, ठीक है, बॉटनी से, और ये किससे संबंधित है, क्लोडोफोरा, मार्केंसिया, देवदार या जल तिप्तिया। तो ये आपके मार्केंसिया संबंधित है, किससे, मार्केंसिया से। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग इनके बारे में इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि आज की क्लास छोटी रख पाए। कल की क्लास को हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास का पेपर सॉल्यूशन कल आप लोगों को दे पाए। कल देखिएगा आप सभी।
ठीक है, आपको बतलाते हैं सबको। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से यहाँ पे सवाल जो जो दे के रखा है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे? नहीं साहब, ये नहीं थे। ब्राजील के राष्ट्रपति? बिल्कुल साहब, ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे, बिल्कुल ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। ऑप्शन नंबर बी हमें देखने को मिलेगा। 2024 में आप सभी जो जानेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। 2023 में आपके मिस्र के आए थे, ठीक है। और जब पहली बार आप लोगों का गणतंत्र दिवस बनाया गया था, पहली बार, तो आप लोगों के इंडोनेशिया, कौन से देश के? तो आप लोगों के इंडोनेशिया के। यहाँ पर आप सभी जानेंगे कि यहाँ के आप लोगों के जो पीएम थे वो यहाँ पर आए थे, और इनका क्या नाम था? सुवर्णा। क्या नाम था? सुवर्णा उनका नाम हमें देखने को मिला था। लेकिन जो गणतंत्र दिवस होती है, वही गणतंत्र जो दिवस पर सलामी कौन लेता है? 4 ऑप्शन आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे, सलामी कौन लेगा? ठीक है, गणतंत्र दिवस पर सलामी कौन लेंगे? 4 ऑप्शन इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आप सभी को राष्ट्रपति देंगे, फिर आप लोगों को प्रधानमंत्री दिया जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का मुख्य सेना अध्यक्ष आप लोगों को दिया जाएगा। सेना अध्यक्ष यहाँ पर एक आप लोगों के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर आप लोगों को एक या सीडीएस ऑप्शन एक दे दिया जाएगा। तो ये 1, 2, 3 और आपके 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछेगा कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, 26 जनवरी की जो परेड होती है, इसमें सलामी कौन लेता है? ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य सेना प्रमुख या सीडीएस। ठीक है, कौन लिया जाएगा? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि माननीय राष्ट्रपति लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा अगर इस प्रकार का प्रश्न यदि यहां पर बनता है। ठीक है, यहां पर ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कब हुई थी? महिलाओं ने पहली बार जो मार्च निकाला था वो कौन से, जो हमारा गणतंत्र दिवस हमें देखने को मिला था उसमें जो निकाला था? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ आज के, और आज की क्लास का जो छठा प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, ये निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 2019 में सम्मानित यहाँ पर नहीं किया गया था। आप लोगों से सवाल पूछा है। श्री प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल इनको दिया गया था। श्री नानाजी देशमुख को भी दिया गया था, और डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी दिया गया था, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें 2024 में हाल ही में दिया गया है। ठीक है, इन्हें हाल ही में 2024 में दिया गया है, 2019 में इनको नहीं दिया गया था। ठीक है, ये याद होना चाहिएगा। सवाल है यह है कि पहले संगीतकार कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा, SM सुब्बुलक्ष्मी मैम जो है, उन्हें सबसे पहले भारत रत्न यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 जो हमें देखने को मिलेगा, सॉरी केवल क्वेश्चन 7 है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेलवेयर है, या वेब ब्राउजर है? तो देखो, ये जो पाइथन है ये आप लोगों की एक प्रोग्रामिंग भाषा है। एक प्रोग्रामिंग भाषा हमें देखने को मिलेगी। एक आप लोगों की लोगो कौन सी देखने को मिलेगी? लोगो। तो लोगो वो प्रोग्रामिंग जो भाषा है जिसमें बच्चों को सिखाया गया था। ठीक है, बच्चों को सबसे पहले यही प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पर सिखाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में कोबोल, कौन सा दोस्तों? कोबोल आपकी प्रोग्रामिंग भाषा हमें देखने को मिलेगी। और जो कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि जो कोबोल जो प्रोग्रामिंग भाषा है, यह ऐसी पहली भाषा है जिसे हम लोगों ने व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक रूप में इसको में काम लिया है। यानी बिजनेस जो पर्पज से लिए इसी कोबोल भाषा को हम लोगों ने किया है। बच्चों को सिखाने वाली पहली भाषा कोबोल थी, और पाइथन एक आपकी प्रोग्रामिंग भाषा हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए
हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या देखने को मिलेगा, दो ऑप्शन यहाँ पर फिर से गायब है। ठीक है, क्वेश्चन सी हम लोग देखेंगे और लिख लेते हैं, ये आपका अभिसारी लेंस, कौन सा, अभिसारी लेंस यहाँ पर लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो डी है वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये लिख लेते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, तो अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, हमारे टाइप वाले करने वाले भाई ने उसकी तरफ से हम माफी चाहेंगे आप सभी से कि दो ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन भाई ने ए वाला बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में फरवरी 2017 में इसरो ने याप का इतिहास रच दिया था। तो कितने सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किए थे एक साथ, ये विश्व रिकॉर्ड भारत के हमारे ही प्यारे इसरो के नाम है। जो कितने सैटेलाइट एक साथ में हम लोगों ने लॉन्च किए थे, एक ही उड़ान में 104 उपग्रह, बिल्कुल एक ही उड़ान में 104 उपग्रह हम लोगों ने लॉन्च किए थे। ठीक है, ये रहा है हमारे सवाल ऑप्शन नंबर बी का आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हमें देखने को मिलेगा या आपका इंटेन आई कोर जो एक प्रकार का है, ये i9 है, क्या है, i9 है, ये 9 नहीं, i9 एक प्रकार का एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है या आपका हार्ड डिस्क है। तो आप लोगों का एक प्रकार का प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलो बड़े आगे प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर जो 11 हम लोगों को देखने को मिलेगा। जीएसटी भारत के या आपका अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। अब जीएसटी है वो 1 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं। किससे मॉडल लिया था हम लोगों ने, तो कनाडा से, इसी देश से हम लोगों ने जो मॉडल लिया था। आप लोगों से सवाल पूछेगा कि टाइप ऑफ जीएसटी होंगे कितने, तो आप लोगों को बताओगे एक सी जीएसटी देखने को मिलेगा, एक एस जीएसटी देखने को मिलेगा और एक प्रकार का आई जीएसटी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 प्रकार के जीएसटी होंगे और ये तीनों प्रकार के जीएसटी देखने को मिलेंगे। सी जीएसटी होंगे ये सेंट्रल लेगा, इसको कौन लेगा दोस्तों, इसको सेंट्रल लेता है। एस को ये आप लोगों का स्टेट लेगा, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। और ये जो आईजीएसटी होगा, मान लीजिएगा ये विदेश से यदि कोई प्रकार का टैक्स हमें प्राप्त हुआ तो आप लोगों का सेंट्रल भी लेगा और एक आप लोगों का स्टेट भी लेगा, दोनों इसके हकदार होंगे। ठीक है, दोनों इसके हकदार होंगे, यानी आपका सेंट्रल यानी केंद्र के पास भी जाएगा पैसा और आपके स्टेट के पास भी जाएगा पैसा, यदि कोई सा आपका अंतरराष्ट्रीय चीजों पर वो उस राज्य के माध्यम से यदि आया है तो। ठीक है, तो सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी हमें देखने को मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, या आपका एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, ये निर्माण आपकी कंपनी या आपकी इसरो की मार्केटिंग शाखा, मोबाइल हैंडसेट जो निर्माता, विद्युत वितरण कंपनी। तो ये आपके एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन हमें क्या देखने को मिली थी, तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए क्या आपकी इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है ये। ठीक है, एक मार्केटिंग शाखा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, और यदि आप लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर दोनों काम कर लिए तो इस क्लास को शेयर कर देना। 3 काम आप लोगों को डेली यहाँ पर जो करने हैं, 4 काम यहाँ पर आप लोगों को डेली करने हैं। पहला आप लोगों को लाइक करना है चैनल क्लास को, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और हम जो सवाल पूछे उसका आप लोगों को जवाब देना है। यदि आप लोगों ने इन 4 कामों को किया है तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। केवल आप यही काम करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकता। मैं फिर बोलूंगा आप सभी को, ठीक है, ऐसा मत करना भाई, पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या फिर पन्ना? आप सभी जानेंगे कि यूरेनियम जो है वो जादूकोंडा है, और ये झारखंड के अंदर माइंस देखने को मिलेगी। कहां पर? झारखंड के अंदर हमें माइंस देखने को मिलेगी। आपकी यूरेनियम जो है, ये जो यूरेनियम है, इसके सर्वाधिक भंडार कहां पर देखने को मिलेंगे? भंडार आपके कजाकिस्तान, विश्व में आपके कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर याद रखिए, सबसे बड़ा जो इनका उत्पादक कौन है यूरेनियम का? जवाब होगा कनाडा। सबसे बड़ा उत्पादक हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बाय ऑप्शनली यदि कनाडा ऑप्शन में नहीं आए सबसे ज्यादा उत्पादक, तो आप ये कजाकिस्तान के साथ ही जाएंगे। लेकिन आ जाए तो आपके भंडार है, लेकिन आपका उत्पादक कनाडा के द्वारा किया जाएगा। पन्ना किस लिए फेमस है? तो ये हीरा उत्पादन में। किस लिए? हीरा उत्पादन के लिए यह अपने आप में फेमस है। देखो, एक तो आप लोगों की यहाँ पर जो आपके पन्ना की, एक तो मझगांव, कौन सा? मझगांव, और एक आप लोगों की सोनार गांव। कौन सा दोस्तों? एक आपकी सोनार गांव। ये जो है ये आपकी हीरे की माइंस के लिए फेमस है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, यानी जादूगोड़ा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था? तो हमारे ही प्यारे भारत में यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे लगता है कुछ कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है। चलो हो गया, माफी चाहेंगे, ऐसे टेक्निकल चीजें आती रहती है, आप लोगों को रुकना नहीं है, हमारे सवालों का जवाब देना है। और जवाब देने की जो श्रेणी में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट सवाल, आप लोगों को देना है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? 8 सुरंग, या आपके अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग या जवाहर सुरंग? तो आपकी अटल सुरंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी आपके अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी बिल्कुल अरब सागर में ही गिरेगी, अरब सागर में ही गिरेगी। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, सॉरी हाँ सही है, खंबात की खाड़ी में जाके आपके अरब सागर में गिरेगी। गोदावरी रिवर बिल्कुल है, गोदावरी रिवर, महानदी या कृष्णा नदी, ये तीनों ही नदियां बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो ताप्ती रिवर हमें देखने को मिलेगी, देखिएगा ताप्ती रिवर, जो ताप्ती रिवर है आपकी नर्मदा नदी जो है ये आपकी पश्चिम में बहती है, पश्चिम में बहती है, या आपके अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? या आपके अमर जो कंटक से निकलती है। तो ये जिस प्रकार से बहेगी उसी प्रकार इसी के समानांतर हम लोगों को आपकी ताप्ती रिवर यहाँ पर बहती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इन्हीं के बीच में आप लोगों की सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, और नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि ये पश्चिम में बहने वाली, यानी पश्चिम में ये जो पश्चिम में बहने वाली सबसे जो बड़ी और जो लंबी नदी है वो नर्मदा ही नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यानी ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, बाकी सब तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। समग्र हम लोगों को देके रखा है कि समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए ये कहां से कहां तक है? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये प्री नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी लोगों के लिए यह शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन्हें विशेष तौर पर तैयार किया जाएगा कक्षा नंबर 1 से लगाकर 12 तक के लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ेंगे हमारे सवाल की ओर।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा, बेरी बेरी एग रोग जो कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है? थायमिन के कारण तो नहीं होता होगा, थायमिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है, यानी थायमिन जो है इसी के होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? बिल्कुल राज्यसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य यहाँ पर नहीं आते। और जब आप लोगों की ज्वाइंट बैठक है, ये संयुक्त बैठक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 108 के अंदर यहाँ पर उल्लेखित है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब जो आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, भारत के राष्ट्रपति के कहने पर यह बैठक होती है। अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति भी नहीं करते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक सदस्य नहीं, ये भी नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यदि वोट बराबर होते हैं तो आप लोगों का जो निर्णायक वोट है, कौन सा, जो आप लोगों का निर्णायक जो वोट है, तो ये निर्णायक वोट आप सभी जानेंगे कि जो निर्णायक वोट होगा, यह भी जो हमारे पास में लोकसभा अध्यक्ष है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर यह दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हमारे सवाल का राइट आंसर। चलिएगा बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रसिद्ध यानी इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? ये कहाँ से आया था? ठीक है, तो ये आपका जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता जो यात्री हमें देखने को मिला था, ये कहाँ से आया था? यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री हमें देखने को मिला था। और ये कब आया था? तो ये आप लोगों का 1333 में। कब? 1300 जो 33 में, उस समय जो तुगलक शासक कौन हुआ करता था? तुगलक शासक आप सभी को याद होना चाहिए। तुगलक शासक जो हुआ करता था उसका नाम था यहाँ पर आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है, ये इसके समयकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में मानव रोगों में से कौन सा विषाणु से होता है? तो कौन सा विषाणु से होता है? टाइफाइड, टाइफाइड के बाद में पोलिया, हेपेटाइटिस या खसरा। तो ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी टाइफाइड होता है जीवाणु से। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को मिल चुका। मैंने कहा इस बार इस क्लास में डिटेल हम लोग नहीं देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में जितना सवाल को डिप्थ में हम लोग देखेंगे वहां पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवंबर 2020 में के अनुसार, ये उस समय का था, अब तो वर्तमान में 25 हो गए हैं, ठीक है, 25 है इस सवाल का राइट आंसर। 20 के अनुसार हाईकोर्ट की स्थापना है, तो 25 हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, 25 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाएंगे। यही क्वेश्चन है कि बात नहीं है। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? 2020 का पेपर था, तो मतलब आप लोगों का 21 में हुआ था, तो या आपका स्मृति जुबिन, या आपके रानी, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर रमेश पोखरियाल या महेंद्र नाथ पांडे। 2020 में जो शिक्षा मंत्री बने थे वो आपके रमेश पोखरियाल जी बने थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिला, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? बिल्कुल हमारा पाकिस्तान, प्यारा बच्चा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसी के बाद में आप सभी देखेंगे कि आप लोगों को चीन देखने को मिलेगा, आप लोगों का नेपाल कौन सा देखने को मिलेगा? नेपाल हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। और नेपाल के बाद आप सभी का भूटान, कौन सा? भूटान देखने को मिला था। आप सभी का अफगानिस्तान कौन सा देखने को मिलेगा? आप सभी का अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। आप सभी का म्यांमार कौन देखने को मिलेगा? म्यांमार के बाद में आप सभी का बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश देखने को मिलेगा। आप लोगों का मालदीव कौन सा देखने को मिलेगा? मालदीव। और मालदीव के बाद आप सभी का श्रीलंका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कितने हो गए हैं? और 9 सदस्य हमें देखने को मिलेंगे। मॉरिशस
यहाँ पर मेंबर नहीं है। सार्क की स्थापना, तो सार्क की स्थापना 1985 में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये रहे सारे मेंबर हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? यानी मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा था, सभी को सरकार ने अपनी तरफ खींच लिया, विमुद्रीकरण किया जो नोटों का। उस समय अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? जो जो ये गवर्नर जनरल कौन से? शशिकांत दास, रघुराम राजन, या आपके उर्जित पटेल, या डी सुब्बा राव। तो हमें या आपके उर्जित पटेल यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इससे पहले भी तो एक बार जो देखने को मिला था 1978 में। तो 1978 में हम लोगों को देखने को मिला था। तो आई के गुजराल, जो गुजराल है, अरे एक मिनट, हम लोगों को, आप लोगों के 1978 में भी यह देखने को मिला था। उसमें आई के जो गुजराल हैं, गुजराल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे। इंद्र कुमार जो गुजराल इनका पूरा नाम है। तो 2008 में जो 2016 में हुआ था, इस समय गवर्नर कौन थे? तो ये आपके उर्जित पटेल हम लोगों को देखने को मिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब ये भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाएगा, बिल्कुल आप सभी जानेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, बल्कि जो हमने पहली संविधान सभा बनाई थी, तो उसमें संविधान सभा में जो पहले आपके स्थायी अध्यक्ष देखने को मिलेंगे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब देखने में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के पहले स्थायी मेंबर हमें जो देखने को मिले थे। लेकिन आप लोग याद करो कि भारतीय संविधान सभा के लिए कई प्रकार की जो 15 समितियां बनाई हम लोगों ने, कितने मेंबर थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव साहब को संविधान सभा का जनक क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 लाख शब्द बोले गए थे संविधान को बनाने के लिए, या संविधान सभा ने टोटल 2 लाख शब्द बोले होंगे। उन 2 लाख शब्दों में से अकेले भीमराव साहब ने केवल 1.5 लाख शब्द बोले थे। तो जो ज्यादा या आप लोगों को बाय ऑप्शनली दे रहा है, आप लोगों को बातें जो बतला रहा है, जो आप लोगों के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी बातों को ज्यादा फॉलो किया गया होगा। ठीक है, तो लगभग 1.5 लाख शब्द एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी पूरी संविधान सभा एक तरफ है। एक व्यक्ति 1.5 लाख शब्द है सर। प्रारूप समिति बनाई थी 29 अगस्त 1947 को, 7 मेंबर थे। एक जो उसी प्रारूप समिति के आप सभी के अध्यक्ष भी भीमराव साहब जो देखने को मिले थे, उसमें भी प्रमुख रोल इन्हीं साहब का था। ठीक है, यही कारण है कि हम लोगों ने भीमराव साहब को क्या माना है? भारतीय संविधान का जनक माना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाएंगे। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया, तो आप सभी जानेंगे 1946 में आया था, और इसी के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, किसके समय में आया था? लॉर्ड वेवेल था, उस समय वेवेल वाइसराय हुआ करता था, उसी के समयकाल में भारत में आया था। इसके बाद में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कहां शुरुआत हुई थी? सांप्रदाय यानी धर्म के आधार पर अलग, मुस्लिमों का चुनाव अलग होगा और हिंदुओं का चुनाव अलग होगा। और यहीं पर आप मान लीजिएगा, यहीं पर पाकिस्तान का जो बीज बोया गया था वो यही था। अगर ये सांप्रदायिकता पर जो चुनाव नहीं होते, शायद पाकिस्तान भी अलग नहीं होता। पहली बार यदि मान लीजिएगा, यदि कोई बीज बोया गया था वो यहीं पे था। भारत शासन एक्ट है जो आपका 1919 ये मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स जो देखने में, इसी की देन है साहब ये पाकिस्तान। अगर ये सांप्रदायिकता पर विभाजन यदि अलग नहीं होते तो शायद आगे चलकर ये मांग भी हम लोग स्वीकार नहीं करते, मानना पड़ा ना, क्योंकि शुरुआत पहले हो चुकी थी। यही कारण है कि बीजारोपण यहीं पर पाकिस्तान का बीज बोया गया था, भारत शासन एक्ट 1919 में, सांप्रदायिकता पर। ठीक है, हमें देखने को मिलेगा। जो सवाल नंबर 28 है, ASCII के ये जो है, इसका पूर्ण रूप हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर या आपका इंफॉर्मेशन हमें इंटरचेंज देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य? एक मिनट, मैंने शायद क्वेश्चन गलत कर दिया है, मुझे ध्यान नहीं रहा।
एक मिनट, ये जो सवाल था इसमें सवाल ये पूछा गया था, माफी चाहूंगा आप सभी से, ध्यान नहीं था मेरा सवाल में कौन सा आर का सदस्य है, तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि यहाँ पर तो देखो ये आपका चीन नहीं है, पहली बात, ये यहाँ से गया, चीन नहीं था इसमें से, चीन को हटाओ, ठीक है, चीन यहाँ पर मेंबर नहीं था, तो आप लोगों का 1 2 3 4 और ये 8 मेंबर हमें देखने को जो मिले थे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर मुझे देखने को मिला था तो ये ऑप्शन नंबर डी मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सभी से माफी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिला था, ठीक है, माफी चाहूंगा मैं आप सभी से, मुझे ध्यान आ गया। इसमें जो है इसमें हम लोग आ गए थे सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन नंबर 29 भी यही है, ठीक है, क्योंकि इस शिफ्ट में लगभग 30 ही प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका अफगानिस्तानी बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, तो हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिला था। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा सार्क है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। लेकिन हाँ, रिवीजन करना ना भूलें, ठीक है, 5 क्लास हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम एक अच्छी क्लास रिवीजन के लिए आप सभी के लिए लेके आएंगे, ठीक है। जय हिंद।